So for autosomal recessive trait, here is an example of albinism. Albinism is a autosomal recessive trait because its allele is present on autosomal chromosomes, and that allele is basically mutant. That's why it is causing a disease that is known as albinism. And in this disease, the synthesis of the pigment melanin is obstructed. ठीक है, मेलानिन जो है इसकी फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है हो जाती है। और इस डिजीज़ में एल्बिनो इंडिविजुअल्स को कहा जाता है कॉमनली, और ये बहुत ज़्यादा जौन से हैं वो वाइट, बिल्कुल ही वाइट होते हैं, और इनको जौन सा है वो इनमें आप देखेंगे कि इनमें मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल एब्सेंट होता है। दैट्स वाई इनके हेयर्स भी जौन से हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं, इनके जितने भी बॉडी पे हेयर्स हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और इनका फेस भी जौन सा है वो आपको वाइट ही नज़र आता है। सो इनको बोलते हैं दीज आर द एल्बिनो इंडिविजुअल्स। और एल्बिनो इंडिविजुअल्स क्यों एल्बिनो होते हैं? बिकॉज उसमें मेलानिन पिगमेंट एब्सेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ म्यूटेंट एलील। सो यहाँ पे दिखाया गया, एक पेडिग्री बनाई गई है, एंड इन दिस पेडिग्री हियर इज अ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में 2 कपल्स लिए गए हैं, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड एज 1, 2, 3 and 4. You can see here in the first generation, the first individual is affected. That's why that male, the symbol of that male is shaded. ठीक है, इसका जो सिंबल था, स्केयर सिंबल यूज करते हैं, उसको हमने शेड कर दिया, उसको कलर कर दिया। और कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट इंडिविजुअल इज अफेक्टेड। तो इसको आप कैसे शो कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे 1, 3 लिखा हुआ है, आपने इसको लिखना है कि 1 इज अफेक्टेड। ठीक है, 1 रोमन में और देन डैश के बाद 1 अरेबिक में लिख के आप इसको शो करेंगे कि 1 इज अफेक्टेड। देन लुक एट द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के जो हमसे हैं वो फर्स्ट कपल से 3 से ऑफस्प्रिंग्स हैं, एंड फ्रॉम द सेकंड कपल देयर आर 4 ऑफस्प्रिंग्स, and because they all belong to second generation, so they are represented number wise as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So you can see here that in the second generation none of the offsprings are affected. कोई भी offspring affected नहीं है, that's why कोई भी symbol जो है वो shaded नहीं है। Then the third offspring from the first couple and the fourth offspring of the second couple is mated. ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ जो है उनकी मैरिज करवा दी गई है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच थर्ड जनरेशन इज हियर, एंड यू कैन सी इन द थर्ड जनरेशन देयर आर 6 ऑफस्प्रिंग्स एंड 2 ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड। ठीक है, थर्ड जनरेशन में 2 ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड आए हैं, एक डॉटर एक सन, बाकी जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल हैं। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो ऑफस्प्रिंग है ही इज अ प्रोबैंड। ठीक है, वो प्रोबैंड है, एंड प्रोबैंड आपको बताया था कि वो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग होता है, जिस यहाँ फर्स्ट इंडिविजुअल होता है जो कि जिसमें डिजीज अपीयर हुई, एंड ही इज बेसिकली द रीजन फॉर द पेडिग्री फॉर्मेशन। ठीक है, कि उसकी वजह से पेडिग्री बनाई गई है कि उसके पेरेंट्स में ये ट्रेड एब्सेंट था, उसके पेरेंट्स के कजन्स में भी ये ट्रेड्स एब्सेंट था, उसके पेरेंट्स के सिबलिंग्स में भी ये ट्रेड एब्सेंट था, देन उसमें ये ट्रेड कहाँ से आया, तो इस वजह से ये पेडिग्री जो है वो बनाई गई। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जौन सी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है? बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट इंडिविजुअल अफेक्टेड है, और वो अफेक्टेड किस डिजीज से है कि वो एल्बिनिज्म थी, और उसमें एल्बिनिज्म हमें पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, और रिसेसिव ट्रेट अपना एक्सप्रेशन तभी देगा व्हेन एवर इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, बिकॉज इट इज अ ऑटोसोमल ट्रेट and it is present in autosomal chromosome, and autosomal chromosomes are similar in male and female. ये पॉइंट याद रखें कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल फीमेल में सेम होते हैं, दैट्स वाई दे अपीयर इक्वली इन बोथ सेक्सेस। ठीक है, वो मेल फीमेल में इनके अपीयर होने के चांसेस जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वेन एवर इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन इट मीन्स द इंडिविजुअल इज अफेक्टेड। सो हियर मेल इज स्मॉल a, while the female is
लुकिंग नॉर्मल, ठीक है, फीमेल यहाँ पे नॉर्मल लग रही है, सो वी कैन रिप्रेजेंट द फीमेल विद कैपिटल ए, कैपिटल ए, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि फीमेल होमोजाइगस है फॉर नॉर्मल एलील while male is affected. So in that condition all of the three offsprings of the first couple are the carriers of this disease, ठीक है, बिकॉज मेल जो है वो स्मॉल ए के साथ है तो वो एक गैमीट बनाएगा विद स्मॉल ए, while female a will form a gamete with normal a. So whenever male and female gametes combine together, offsprings में क्या condition आएगी, offsprings are the carriers of that allele, that mutant allele, ठीक है, because ये mutant allele क्या है, ये recessive है, that's why यहाँ पे जो सा है इन दी प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील कैन नॉट शो इट्स एक्सप्रेशन, सो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये ऑफस्प्रिंग जो थे ये फिनोटाइपिकली नॉर्मल थे, बट दीज आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशंस। सो यहाँ पे नंबर थर्ड वाले जो मेल है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी जीनोटाइप क्या है, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए। अच्छा, अब हमने तो ये सपोज किया कि यहाँ पे जो सा फीमेल है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, अगर फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती देन क्या केस होता कि कोई एक ऑफस्प्रिंग ऐसा आता दैट इज अफेक्टेड, बिकॉज फीमेल अब यहाँ पे अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल आएगी तो फीमेल विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ गैम्यूट्स, वन गैम्यूट इज विद नॉर्मल एलील, वन गैम्यूट इज विद म्यूटेंट एलील। So in that case, whenever the mutant allele, the gamete carrying the mutant allele combined with the sperm, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, कोई ना कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो लाजमी इफेक्टेड आना चाहिए था, लेकिन सेकंड जनरेशन में कोई भी ऑफस्प्रिंग इफेक्टेड नहीं है, तो क्या इंडिकेट करता है कि ये फीमेल जो थी वो क्या थी, शी इज होमोजाइगस फॉर दी नॉर्मल एलील्स। सो यहाँ पे नंबर थर्ड नंबर पे जो इंडिविजुअल है उसकी जीनोटाइप हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे जो इंडिविजुअल्स हैं फर्स्ट जनरेशन का सेकंड कपल जो है, अब उसकी जीनोटाइप्स क्या होने चाहिए, phenotypically these individuals are normal and they also producing normal offspring, ठीक है, इनके ऑफस्प्रिंग भी नॉर्मल हैं, वो खुद भी नॉर्मल हैं, लेकिन उनके थर्ड जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो फैक्टर्ड आ रहे हैं, और रिसेसिव ट्रेड्स हमेशा अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस कंडीशन में देते हैं, तो इट मींस कि नंबर 4 इंडिविजुअल जो है वो कैरियर होना चाहिए, तभी क्या होगा कि ये जो दो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं थर्ड जनरेशन में वो होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे फॉर द रिसेसिव एलील्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे जो इंडिविजुअल्स हैं दीज आर आल्सो द कैरियर्स, ठीक है, बल्कि ये कैरियर्स नहीं होंगे, इनमें से एक इंडिविजुअल जो है वो कैरियर है while द अदर इंडिविजुअल इज नॉर्मल, ठीक है, कोई भी एक मेल या फीमेल, मदर या फादर, कोई भी एक कैरियर होगा, दूसरा नॉर्मल है, दोनों कैरियर्स नहीं है। क्यों, अगर दोनों कैरियर्स होते तो सेकंड जनरेशन में कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आता, लेकिन यहाँ पे 4 5 6 7 ऑल आर नॉर्मल, दैट्स वाई इनके पेरेंट्स में से कोई एक कैरियर है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल जो है उसमें क्या कम्बिनेशन बना के अब जो पेरेंट भी कैरियर था उसने दो तरह के गैमीट्स बनाए हैं, वन विद नॉर्मल एलील, वन विद म्यूटेंट एलील। सो म्यूटेंट एलील वाला गैमीट जब नॉर्मल के साथ कंबाइन करेगा तो उसके रिजल्ट में जीनोटाइप क्या आएगी ऑफस्प्रिंग की, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, while all other offsprings are might contain capital A combination और capital A small a combination, ठीक है, 5 6 7 में से भी जो सा है वो ये दो किस्म के कॉम्बिनेशन जिनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, बट फिनोटिपिकली दीज आर नॉर्मल। सो थर्ड नंबर के इंडिविजुअल एंड फोर्थ इंडिविजुअल की जीनोटाइप्स हमारे पास आ गए कि दीज आर बेसिकली द कैरियर्स और दीज आर प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशंस। सो इसके रिजल्ट में थर्ड जनरेशन के आपके दो ऑफस्प्रिंग्स आए जो कि अफेक्टेड आए। अब ये डिजीज है, हम इसे कह रहे हैं कि ये रिसेसिव डिजीज है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये रिसेसिव हो सकता है कि पेडिग्री गिवन हो
और आपने ये फाइंड आउट करना हो कि फाइंड आउट करें कि ये रिसेसिव ट्रेट है या डोमिनेंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिसेसिव ही है? रिसेसिव ट्रेट्स की निशानी क्या होती है कि रिसेसिव ट्रेट्स टिपिकली स्किप जनरेशंस, ठीक है, स्किप कर सकते हैं जनरेशन को। और रिसेसिव ट्रेट, अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा ही स्किप करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो से हैं केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिसेसिव ट्रेट जो है वो जनरेशन स्किप कर देते हैं। लाइक here in first generation the trait is present, skipped from second generation but again appear in third generation, ठीक है, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में है, थर्ड में है। सो जो ग्रैंड फादर है उसने अपना ये ट्रेट जो है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस में पास किया, ऑब्वियसली थ्रू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ग्रैंडफादर ने अपने सन में अपना जौन सा है वो ट्रेट पास किया या एलील पास किया, एंड थ्रू देयर सन उसने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस में जौन सा है वो अपना ट्रेट पास कर दिया। अगर ये डोमिनेंट होता और ये जो इंडिविजुअल है ये डोमिनेंट ट्रेट से अफेक्टेड होता, लाइक कोई म्यूटेंट एलील कैपिटल ए की वजह से ये अफेक्टेड है, और हम कहते हैं कि ये इसमें कोई भी कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए कोई भी कंडीशन होती, तो ये अपना डोमिनेंट एलील किसी एक ऑफस्प्रिंग में पास कर देता और उसका ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होता, क्योंकि डोमिनेंट एलील की सिंगल कॉपी हो या दो कॉपीज हो, ठीक है। डोमिनेंट एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों कंडीशन में अपना जौन सा एक्सप्रेशन देता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड जनरेशन में अगर ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड नहीं है तो इट मीन्स कि ये जो ट्रेट है दैट इज नॉट डोमिनेंट, बिकॉज इफ इट इज डोमिनेंट तो फिर आपके पास जो है वो कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड आते इन द सेकंड जनरेशन। सो दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, एंड यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि ईदर 1-3 और 1-4 मस्ट बी हेट्रोजाइगस, कि यहाँ पे 1-3 सेकंड कपल जो हम ले रहे हैं उसमें 1-3 या 1-4 जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोथ की बात नहीं की है, उन्होंने कहा वन ऑफ दैम, ठीक है, ईदर 3 और 4, या तो थर्ड नंबर वाला या फोर्थ नंबर वाला हेट्रोजाइगस में होगा, बिकॉज अगर दोनों हेट्रोजाइगस में होंगे तो उनके ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड आएंगे, उनके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड आएंगे। जी क्लास समझ आई है इसकी? यस मैम, आ गया समझ। हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, फिर इसकी समझ आएगी। ये थोड़ी टफ होती है पेडिग्रीज, लेकिन इसको लाजमी आपने देखना है, ठीक है। ये ऊपर जो है ये एक्सप्लेनेशन है इसी पेडिग्री की, ठीक है। ये एल्बिनिज्म वाली जो पेडिग्री है ये सारे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपने यहाँ से पढ़नी है इसको। इसके बाद जो डिजीज है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की पेडिग्री गिवन है, एंड दैट डोमिनेंट ट्रेट जिसकी एग्जांपल ली गई है दैट इज हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज जो है ये भी एक डोमिनेंट एलील की वजह से होती है, एंड दैट डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई इसको जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट बोला जाता है। एंड अगेन ये माइंड में रखें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं ये इक्वली अपीयर होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल, बिकॉज जो हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल इन मेल एंड फीमेल। अब डोमिनेंट ट्रेट्स में क्या होता है कि हेयर इज एन एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में एक कपल लिया गया है रिप्रेजेंटिंग एज 1 and 2, एंड नंबर 1 इज अफेक्टेड इन द सेकंड जनरेशन। अब इस कपल ने जो है वो इनके जो से मजीद 4 ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 7, ठीक है। ये इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। आपने ऑफस्प्रिंग्स वही कंसिडर करने हैं जिसको इस लाइन से सिबशिप लाइन से जो है वो कंबाइन किया गया है। सो नंबर 1, 3, 4 and 7 these are the offsprings or these are the siblings. Number 1 and 7 are affected while 3 and 4 are normal. So second generation में number 1 individual is a proband also, 2 1 is a proband and 2 1 is affected, 2 7 is affected. So 1 की जब क्रॉसिंग करवाई है with any other true individual means कि ये जो मेल अफेक्टेड था
इसकी जब फर्दर मैरिज करवाई गई है तो उसके रिजल्ट में थर्ड जनरेशन में इसने 2 जो हैं अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए हैं। सिमिलरली 7 वाले की जब मैरिज करवाई गई है तो इसने एक अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया, वाइल नंबर 4 की जब मैरिज करवाई गई तो ऑल ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग्स आर नॉर्मल। ठीक है, इसके ऑफस्प्रिंग्स नॉर्मल आए हैं, लेकिन 1 एंड 7 खुद भी अफेक्टेड थे और इन्होंने अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस किए। अब हमारा काम क्या है कि हमने सबसे पहले तो इसकी जो है वो फाइंड आउट करनी है जीनोटाइप्स। ठीक है, देन हमने ये फाइनल करना है कि ये डोमिनेंट ट्रेट क्यों है। ठीक है, और डोमिनेंट ट्रेट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्रीज। सो फर्स्टली हमने यहाँ पे जो है इनको जीनोटाइप असाइन करनी है बिकॉज इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट। तो हम जीनोटाइप कैसे लिख सकते हैं, हंटिंगटन डिजीज जो है ये डोमिनेंट एलील की वजह से है, तो हम कैपिटल एच यूज़ कर रहे हैं फॉर द डोमिनेंट और फॉर द म्यूटेंट एलील, वाइल स्मॉल एच जो है वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी जीनोटाइप लिख रही हूँ कैपिटल एच स्मॉल एच, एंड फीमेल इज नॉर्मल, सो ऑब्वियसली वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी फॉर द नॉर्मल एलील। वो कभी भी कैरियर नहीं हो सकती है बिकॉज अगर वो कैरियर हो और उसमें डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो वो अफेक्टेड हो जाएगी। सो शी मस्ट बी होमोजाइगस फॉर द नॉर्मल एलील। The male is a carrier or the male is affected also. Basically the male is affected, लेकिन उसमें एक नॉर्मल एलील भी प्रेजेंट है। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल एलील क्यों इसके साथ लिखा है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसके तमाम ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड नहीं हैं, जस्ट 2 ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड। इट मीन्स कि मेल जो है वो 2 तरह के गैमीट बनाएगा, वन गैमीट इज कैरिंग द अफेक्टेड एलील, द अदर गैमीट इज कैरिंग द म्यूटेंट नॉर्मल एलील, सॉरी। ठीक है, सो नॉर्मल एलील अगर नॉर्मल जो सा वो एग के साथ कंबाइन करेगा, नॉर्मल स्पर्म नॉर्मल एग के साथ कंबाइन करेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे नंबर 3 एंड नंबर 4 दीज आर नॉर्मल। बट when the gamete with affected allele will combine with the gamete with normal allele, as a result of which number 1 and 7 will produce, और 1 and 7 क्या आएंगे आपके पास, अफेक्टेड आएंगे। अगेन अब यहाँ पे मैंने मेल को जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिखने की वजह क्या थी, बिकॉज इसके तमाम ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड नहीं हैं। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होता तो ये सिंगल टाइप का गैमीट बनाता विद म्यूटेंट एलील, और ये गैमीट जो है ये इसके तमाम जो भी एलील इसमें प्रेजेंट है वो तमाम ऑफस्प्रिंग्स में पास होता है और तमाम ऑफस्प्रिंग जो हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मेल इज प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं इसमें नंबर 1 is also present in heterozygous condition and number 7 is also present in heterozygous condition, because यहाँ पे कैपिटल एच जो है वो स्मॉल एच के साथ कंबाइन किया है, दैट्स वाई 1 एंड 7 में ट्रेट जो है वो अपीयर हो गया, जबकि नंबर 3 एंड नंबर 4 में जो कॉम्बिनेशन बने हैं दीज आर स्मॉल एच, दैट्स वाई दीज आर नॉर्मल। सो 1 एंड 2 का जब क्रॉस करवाया तो अगेन थर्ड जनरेशन में 3, 2 एंड 3, 3 आर अफेक्टेड। द रीजन इज दैट बिकॉज अगेन इनमें जो कॉम्बिनेशन बना है दैट इज कैपिटल एच स्मॉल एच, एंड सिमिलर रीजन है 7 के लिए, 7 और 6 का क्रॉस करवाया है और 3, 11 अफेक्टेड आया। 3, 11 में क्या कॉम्बिनेशन है, दैट इज कैपिटल एच स्मॉल एच। 8, 9, 10, 5, 6, 7, 4 एंड 1 इन तमाम में कॉम्बिनेशन होंगे स्मॉल एच के। सो 6 एंड 7 में 7 हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और 6 जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है। इसी तरह 1 एंड 2 सेकेंड जनरेशन के 1 एंड 2 इंडिविजुअल में 1 जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, डिजीज से अफेक्टेड है, वाइल नंबर 2 पे जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, दैट्स उसमें ये ट्रेट जो है वो अपीयर नहीं हुआ है। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं इनके आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज अपीयर इन ईच जनरेशन, हर जनरेशन में अपीयर होते हैं। यू कैन सी हेयर नंबर 1 जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हर जनरेशन में आपको ट्रेट नजर आता है।
एंड वो कह रहे हैं वन वन इज हेट्रोजाइगस फॉर अ डोमिनेंट एलील। ठीक है, कि ये वन वन जो है ये हेट्रोजाइगस होगा बिकॉज इफ इट इज होमोजाइगस देन ऑल ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड। बट यू कैन सी हियर 50% ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हैं, 50% नॉर्मल हैं। दैट्स वाई ये जो नंबर वन वन है वो क्या होगा, वो हेट्रोजाइगस है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ऑल हैव एन अफेक्टेड पेरेंट्स, कि जो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है उसके पेरेंट्स भी लाजमी अफेक्टेड होने चाहिए, मदर और फादर। डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट्स अपीयर इक्वली इन बोथ सेक्सेस। ठीक है, जैसे रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट्स जो हैं वो दोनों सेक्सेस में इक्वली अपीयर होते हैं, इसी तरह डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट्स भी इक्वली अपीयर होते हैं इन बोथ सेक्सेस। सो इस तरह आप डोमिनेंट ट्रेट हो या रिसेसिव ट्रेट हो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेट की एक और निशानी क्या होती है कि जीनोटाइप्स को आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज डोमिनेंट ट्रेट्स मोस्टली प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं, बिकॉज autosomal dominant diseases is rare within the population and most are, then it is highly unlikely that affected individual will inherit a copy of the mutant gene from both parents। मीन्स के होमोजाइगस कंडीशन में जो इंडिविजुअल है उसकी प्रेजेंस बहुत ही रेयर होती है। इसकी रीज़न क्या होती है कि अगर दोनों ही म्यूटेंट एलील्स हों और वो दोनों ही डोमिनेंट हैं तो जो इंडिविजुअल होता है उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। लाइक अगर आपके पास कंडीशन आती है कैपिटल एच, कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें ये कंडीशन आ जाती है कि उसमें हंटिंगटन डिजीज के दोनों ही म्यूटेंट एलील हैं, तो इसमें 100% जो है वो म्यूटेंट प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो ये इंडिविजुअल जो है इसकी जल्दी डेथ हो जाएगी, इसके सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं और ज़्यादातर होता है बिफोर रिप्रोडक्टिव एज इनकी डेथ हो जाती है और ये अपना एलील जो है वो फर्दर जनरेशन में पास नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज जो है वो रेयर होती है विद इन द पॉपुलेशन, बिकॉज बिफोर रिप्रोडक्शन एज इनकी डेथ हो जाती है, ज़्यादातर होमोजाइगस कंडीशन अगर हो। हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल सरवाइव करते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है कि इनमें एक म्यूटेंट एलील है और एक नॉर्मल एलील है। नॉर्मल एलील इज आल्सो फॉर्मिंग इट्स प्रोडक्ट। 50% इसमें म्यूटेंट एलील का प्रोडक्ट बनता है और 50% जो है वो नॉर्मल एलील का प्रोडक्ट बन रहा है। दैट्स वाई सम हाउ ये जो से सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इनमें भी लाइक हंटिंगटन डिजीज जो है ये अगर हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन में तो बहुत जल्दी डेथ हो जाती है और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है तो ऑलमोस्ट एवरेज एज जो है वो 40 इनकी कैलकुलेट की गई है कि 40 एज तक जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, अब ये भी जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है और उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पे heterozygotes display a defect in their receptors for low density lipoproteins, the so called LDLs। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि म्यूटेंट एलील क्या काम कर रहा है कि म्यूटेंट एलील की वजह से जो LDLs हैं उनके रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन नहीं हो गई। ठीक है, as a result too little cholesterol is taken up by the cells from the blood and elevated plasma levels of LDL result। नॉर्मली क्या होता है रिसेप्टर्स बनते हैं, LDL उनके साथ बाइंड करता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी नॉर्मल रेंज या उसकी डेफिशिएंसी रहती है। ठीक है, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करना जो है वो इस जीन का फंक्शन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर्स बनाए और LDL जो है वो ब्लड से निकल के इन रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन कर जाए। लेकिन म्यूटेंट जीन की वजह से क्या हुआ कि रिसेप्टर्स नहीं बने, जिनकी वजह से LDL उसके साथ बाइंड नहीं कर सकी और जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो गया। सच हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स ऑलवेज हैव हार्ट अटैक ड्यूरिंग द फोर्थ डेकेड ऑफ देयर लाइफ और बिफोर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैं
उनमें एक नॉर्मल कॉपी भी प्रेजेंट है, स्टिल उनमें जो सा है कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेंट कॉपी, और ये डोमिनेंट म्यूटेंट कॉपी है, और उसमें भी जो सा उनको हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं एट द एज ऑफ 40 ऑलमोस्ट. While heterozygotes have LDL levels about double that of a normal individual, where homozygotes have been detected. ठीक है, होमोजाइगस जो है वो बहुत ही कम होते हैं. दे लैक LDL रिसेप्टर्स ऑल टुगेदर बिकॉज होमोजाइगोट्स जो है उनमें LDL रिसेप्टर्स टोटली एब्सेंट होते हैं. हेट्रोजाइगोट्स में फिर भी कुछ ना कुछ बन रहे हैं बिकॉज उनमें एक नॉर्मल कॉपी है. So they lack LDL receptors altogether and their LDL levels are nearly 10 times above the normal range. They are likely to have a heart attack very early in life, even before age 5, and almost inevitably before they reach the age of 20. ठीक है, फिर इस एज में ही जाके जौन सा है उनको हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं और उनकी ज़्यादा जल्दी जो है वो डेथ हो जाती है. सो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं. सेकेंडली बहुत ही रेयर होते हैं, और होमोजाइगस कंडीशन में जो हैं वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रेयर होते हैं, और उनमें अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो होमोजाइगस कंडीशन में है फॉर द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, तो उसकी जो सी है वो सर्वाइवल वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है. Then here is a table representing the recessive and dominant human traits. You can see here the list of the recessive traits and the list of the dominant traits. Like albinism है, alkaptonuria है, ataxia, color blindness, cystic fibrosis, Duchenne muscular dystrophy, galactosemia, hemophilia, Lesch-Nyhan syndrome, phenylketonuria, sickle cell anemia, Tay-Sachs disease. All of these are recessive traits. But keep in mind कि ये जो लिस्ट है ये रिसेसिव ट्रेट्स तो हैं, बट ऑल ऑफ दीज आर नॉट ऑटोसोमल ट्रेट्स. ठीक है, ये तमाम के तमाम ऑटोसोमल नहीं हैं. उनमें इनमें से कुछ जो हैं वो एक्स लिंक्ड भी हैं. लाइक आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. इसी तरह हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. तो ये तमाम जो हैं ये ऑटोसोमल नहीं है, लेकिन ये रिसेसिव ज़रूर हैं. इनमें से कुछ ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं, कुछ एक्स लिंक्ड जो हैं वो रिसेसिव ट्रेट्स हैं. मीन्स उनका जो एलील प्रेजेंट होता है, जो जीन प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. सिमिलरली डोमिनेंट ट्रेट्स गिवन है. डोमिनेंट ट्रेट्स में से भी जो भी लिस्ट है इसमें से कुछ जो हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, और कुछ आपके पास जो हैं वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. यहाँ पे मैंने आपको जो पेडिग्री करवाई है वो आपको जस्ट ऑटोसोमल पेडिग्री करवाई है, लेकिन एक्स लिंक्ड पेडिग्रीज भी होती हैं जो हम नेक्स्ट जोन सी हैं वो चैप्टर में करेंगे, और वहाँ पे आपको उसकी भी समझ आएगी. अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है